हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में एसिड बेस टाइट्रेशन हम डिस्कस कर रहे थे। और पिछले लेक्चर में हमने एसिड बेस टाइट्रेशन से रिलेटेड जो बेसिक बातें थी वो हमने करी थी, और एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में भी हमने बात करी। कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, जैसे ब्रोमोथाइमोल ब्लू है या फिनोफ्थलीन आप ले लो, और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ऐसे कुछ इंडिकेटर्स हमने डिस्कस किए वहाँ पे। उसके आगे आज अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एसिड बेस जो इंडिकेटर है एक स्पेसिफिक रेंज में वर्क करते हैं। जैसे अगर अपन फिनोफ्थलीन की बात करें, तो ये 8.0 से 9.8 की जो पीएच रेंज है, इसके नीचे और इसके ऊपर ये अलग जो कलर है वो शो करते हैं, अलग अलग रंग ये दर्शाते हैं, जिससे कि एंड पॉइंट का अपने को पता चलता है। या फिर मिथाइल ऑरेंज ले लो या मिथाइल रेड ले लो, इन सब के लिए एक रेंज फिक्स है ना, ठीक है। और एंड पॉइंट पे या अंतिम बिंदु पे कलर चेंज के द्वारा, रंग परिवर्तन के द्वारा, है ना, इनसे हमें पता चलता है कि हाँ टाइट्रेशन जो है वो एंड हो चुकी है। तो इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी प्रॉपर्टी होती है कि पर्टिकुलर जो इंडिकेटर है वो इसी रेंज में क्यों वर्क करता है, या फिर वो कलर क्यों शो कर रहा है। ज्यादातर अगर मैं कहूँ, अच्छे से कहूँ कि कलर क्यों शो कर रहा है, पहले एंड पॉइंट से पहले ये और एंड पॉइंट के बाद कोई दूसरा कलर वो शो करता है। तो ये जो है ये एक इंडिकेटर की जो कार्य प्रणाली होती है, ठीक है। एक इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर का जो एक्शन होता है कि टाइट्रेशन के दौरान वो किस तरह से वर्क कर रहा है, इन सब चीजों को समझाने के लिए, है ना, दो थ्योरीज बेसिकली दी गई इंडिकेटर एक्शन के लिए, है ना। सूचक की क्रियाविधि को समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए, ठीक है। उनमें से जो दो सिद्धांत है, पहला जो है वो ओस्टवाल्ड थ्योरी है, ओस्टवाल्ड सिद्धांत है, और दूसरा जो सिद्धांत है उसको हम क्यूनोनॉइड थ्योरी कहते हैं, क्यूनोनॉइड सिद्धांत हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो इन दो थ्योरीज में से आज अपन जो कवर करेंगे वो है ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। इसको अपन शुरू से लेकर इसको एंड तक अपन कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक इंडिकेटर है वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं इसमें। ओस्टवाल्ड जो थ्योरी है, ओस्टवाल्ड जो सिद्धांत है, उसके दो बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है कि ओस्टवाल्ड सिद्धांत के अनुसार कोई भी जो एसिड बेस इंडिकेटर है, कोई भी एसिड बेस जो इंडिकेटर है वो या तो क्या है ना, या तो वो है वीक एसिड, या तो वो वीक एसिड है ना, दुर्बल अम्ल, या फिर वो वीक बेस है ना। दो ही चीज है। स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते इसको अपन, ना स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे या तो वो वीक एसिड होगा या फिर वो वीक बेस होगा ना। कोई भी जो एसिड बेस इंडिकेटर है, अम्ल क्षार सूचक है ना, या तो वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा या फिर वो प्रबल दुर्बल क्षार होते हैं, ठीक है। एक चीज तो हमने यहाँ पे क्लियर करी। दूसरा ये है दूसरा ये है कि ये जो इंडिकेटर है ना, कोई भी जो एसिड होता है या बेस होता है, कोई भी मान लो, कोई भी एसिड नॉर्मल अपने दिमाग में अगर अपन कोई भी एसिड या बेस ले, जैसे HCl ले ले, या फिर अपन NaOH ले ले, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले ले, एसिटिक एसिड ले ले, है ना। ये सब जो एसिड बेस है ये क्या होता है, डिसोसिएट होते हैं, आयनित होते हैं, है ना, वियोजित होते हैं। और वियोजन के बाद क्या होता है, एक तो आयन स्पीसीज रहती है और दूसरी अनायनित स्पीसीज रहती है, ठीक है। मैं समझाता हूँ अभी आपको थोड़ा कि जैसे मान लो मेरे पास एक इंडिकेटर है ना, फिनोफ्थलीन में सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, फिनोफ्थलीन, ठीक है। फिनोफ्थलीन मैंने एक इंडिकेटर लिया। फिनोफ्थलीन जो है वो वीक एसिड होता है, ठीक है। फिनोफ्थलीन क्या है, वीक एसिड है, और वीक एसिड है तो इसको अपन इस तरह से शो कर सकते हैं HPH, ठीक है। अब ये जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है, जब सॉल्यूशन में ये जाएगा तो ये क्या होगा, ये डिसोशिएट होगा, आयनित होगा, है ना, या फिर मैं कहूँ वियोजित होगा, ठीक है। किस तरह से होगा देखो, ये प्रोड्यूस करेगा H+ आयन और साथ में इंडिकेटर आयन, फिनोफ्थलीन आयन, ना मैं दो दो वर्ड यहाँ पे यूज करूंगा।
HPH को मैं बोलूंगा इंडिकेटर, और जो पीएच माइनस है इसको मैं बोलूंगा इंडिकेटर आयन। ये आप एंड तक आप इस चीज को, है ना, देखते रहना कहाँ मैं इंडिकेटर बोलता हूँ और कहाँ मैं इंडिकेटर आयन बोलता हूँ। समझ में आया? ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर है जब भी ये विलयन में रहेगा तो ये इस प्रकार से आयनित होगा। ठीक है, इस प्रकार से आयनाइज होगा। अब ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर में दो ये जो सॉल्यूशन है इसमें दो स्पीसीज है। दो स्पीसीज कौन सी? एक स्पीसीज ये और एक स्पीसीज ये इंडिकेटर आयन, इसको मैं फिनोल्फ्थालीन आयन भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ये जो इंडिकेटर है, ये जो इंडिकेटर है ना, ठीक है, ये क्या है ना, और देखो इन दोनों के बीच में क्या है? साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था की स्थिति है यहाँ पे। यहाँ पे साम्य अवस्था की स्थिति है, यानी कि इक्विलिब्रियम की स्टेट है यहाँ पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम के स्टेट में क्या होगा? ये जो इंडिकेटर है HPH, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करके H प्लस और PH माइनस में टूट रहा है ना, और ये H प्लस और जो PH माइनस इंडिकेटर आयन है, ये दोनों कंबाइंड होके HPH में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि इंडिकेटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अग्र दिशा में भी मूव कर रही है, और ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा में भी वर्क कर रही है। दोनों दिशा में ये जो रिएक्शन है ये कवर हो रही है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये रिएक्शन दोनों दिशा में चल रही है, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन अगर चल रही है, तो यहाँ पे मिक्सचर जो सॉल्यूशन जो है उसमें HPH भी रहेगा यानी इंडिकेटर भी रहेगा, और वहां पे PH माइनस यानी कि इंडिकेटर आयन दोनों ही रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो इंडिकेटर है इनको मैं कहूंगा अनआयनाइज्ड। अनआयनाइज्ड यानी कि अनआयनित, इनको मैं कहूंगा अनआयनित स्पीसीज। ठीक है, और ये जो है इसको मैं कहूंगा आयनित, इसको मैंने कहा आयनित, आयनाइज्ड। ठीक है, इसको मैंने क्या कहा? आयनाइज्ड। ठीक है, अब ये है कि ऑस्टवाल्ड जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो है, कोई भी जो इंडिकेटर होता है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है ना। कोई भी जो इंडिकेटर है, चाहे फिनोल्फ्थालीन ले लो, मिथाइल ऑरेंज ले लो या मिथाइल रेड ले लो, कोई भी इंडिकेटर आप ले सकते हो। ये जो इंडिकेटर है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो आयनित और दूसरा अनायनित। ठीक है, और ये जो दोनों फॉर्म्स है ये डिफरेंट कलर शो करती है, भिन्न रंग ये प्रदर्शित करती है। जैसे अगर मैं इस केस में बात करूं तो ये जो अनआयनित जो स्पीसीज है, इंडिकेटर जो है ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। जबकि इसी इंडिकेटर का जो आयन है, इंडिकेटर आयन, फिनोल्फ्थालीन आयन, ये पिंक कलर का होता है ना, इसका कलर जो है वो गुलाबी होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? ऑस्टवाल्ड ने क्या कहा कि कोई भी जो एसिड या बेसिक इंडिकेटर है वो दो फॉर्म, वो या तो वीक एसिड होगा या फिर वीक बेस होगा, यानी कि दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार होगा। ठीक है, और ये जो वीक एसिड या वीक बेस जो है ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, अपने आयन के साथ ये क्या रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे, साम्य अवस्था में रहेंगे। और यहाँ पे दो स्पीसीज एग्जिस्ट करेगी, है ना, एक तो आयनित और दूसरी अनायनित, और इन दोनों का जो कलर है, आयनित का और अनायनित का जो कलर है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग अलग कलर होगा। ठीक है, समझ में आया? अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक बार देखो, जब अपन ने इंडिकेटर डाला कॉनिकल फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क में जब अपन ने इंडिकेटर डाला, ठीक है, उस स्टेट में हमने कहा कि H पीएच भी है और पीएच माइनस भी है, दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे, दोनों ही इसके अंदर है। अब मुझे ये समझना है कि कलर किसकी वजह से आएगा? कलर इन आयनों की वजह से आएगा या कलर इन सॉरी कलर इसकी वजह से आएगा या इन आयनों की वजह से आएगा? दोनों में से किसकी वजह से कलर आएगा? ठीक है, क्योंकि दोनों ही जब एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों ही जब इस कॉनिकल फ्लास्क में है, तो कलर किसकी वजह से आएगा? या तो इसकी वजह से आना चाहिए या फिर इन आयंस की वजह से कलर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी जवाब हमारे पास है कि यदि, है ना, यदि HPH जो है इंडिकेटर जो है, अगर इसकी कंसंट्रेशन, इंडिकेटर की कंसंट्रेशन अगर इंडिकेटर आयंस की कंसंट्रेशन से अगर ज्यादा है ना, तो ये क्या होगा? तो ये कलरलेस होगा। ठीक है,
और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो इंडिकेटर आयंस है, अगर इनकी कंसंट्रेशन इंडिकेटर की कंसंट्रेशन से क्या हो, ज्यादा हो, है ना, इंडिकेटर यानी सूचक, है ना, ठीक है, तो इसका जो कलर है वो क्या आएगा, पिंक कलर होगा, गुलाबी रंग होगा, ठीक है। समझ में आया कि दोनों में से जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी वजह से कलर शो होगा। इस ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट मैं अभी बता रहा हूँ, इसको मैं आगे थोड़ा और ज्यादा डिस्कस करूंगा, ठीक है, तो वहां पे अपन इसको और कवर कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने फिनाफ्थलीन के लिए बताया। अब अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं, जैसे मान लो मैंने मिथाइल ऑरेंज लिया, मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर जो मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है, तो इसको मैं इस तरह से शो करता हूँ, एमी ऑरेंज। और ये जब आयनाइज होगा तो ये इस तरह से होगा, एमी प्लस और ओ एच माइनस, एमी प्लस और ओ एच माइनस, ये इस तरह से आयनाइज होगा। तो ये जो इसकी फॉर्म है, ये फॉर्म है अनआयनाइज्ड, ये अनआयनाइज्ड है, और ये क्या है, ये है आयनाइज्ड, ठीक है। वही बात ऑस्वाल्ड ने क्या कहा कि इंडिकेटर है वो आयनित और अनायनित अवस्था में अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। इसको मैंने क्या कहा, ये है आयनित और ये है अनायनित, ठीक है। तो ये जो दोनों फॉर्म्स है, आयनित और अनायनित, इनका जो कलर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। अनआयनित अवस्था में, अनआयनाइज स्टेट में मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होगा वो होगा येलो, ठीक है। और आयनाइज्ड फॉर्म में इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, रेड, लाल रंग और पीला, ठीक है। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। अब सॉल्यूशन में, विलियन में, कॉनिकल फ्लास्क में ये भी एग्जिस्ट करेगा, मिथाइल इंडिकेटर, और ये जो मिथाइल इंडिकेटर के जो आयन है, ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करेंगे, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। उस स्थिति में कलर येलो रहेगा या रेड रहेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं आपको बताता हूँ कि अगर मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है, इसकी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, किससे, इंडिकेटर आयन से, तो कलर आएगा येलो, ठीक है। और अगर इंडिकेटर जो आयंस है, अगर उसकी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की कंसंट्रेशन से, उस कंडीशन में कलर आएगा रेड, ठीक है। अब ये कितनी ज्यादा होनी चाहिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। ऐसे बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कितनी ज्यादा होनी चाहिए, है ना, 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, कितनी ज्यादा होना चाहिए वो हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। समझ में आया। तो ये मैंने बताया आपको, जो ओस्टवाल्ड जो सिद्धांत है उसका बेसिक तो हमने यहाँ कवर किया। अब थोड़ा सा इसको और एडवांस में अपन इसको लेके चलते हैं। इंडिकेटर कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। इंडिकेटर कांस्टेंट को अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये साम्यावस्था स्थिरांक होता है, उस तरह से है ये, है ना। जैसे मान लो कोई भी जो इंडिकेटर है उसको अपन किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक एसिड इंडिकेटर है ना, एन एसिड इंडिकेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, है ना, कैसे, एच आई एन। अब मैं स्पेसिफिक फिनोल्फथालीन लेके नहीं चल रहा, अब मैं कोई भी एसिड इंडिकेटर लेके चल रहा हूँ जिसको मैंने एच आई एन से रिप्रेजेंट किया ना, किसी अम्लीय अम्लीय सूचक को एच आई एन से, है ना, प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कोई भी जो इंडिकेटर है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है,
एक तो आयनाइज और दूसरी अनआयनाइज, है ना। और इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, साम्य अवस्था स्थापित रहती है। आयनित अवस्था और अनायनित, ठीक है। इंडिकेटर में इंडिकेटर आयन और जो इसकी अनआयनाइज फॉर्म होती है उनके बीच में साम्य अवस्था रहती है, ठीक है। जैसे मैं एक इंडिकेटर का एग्जांपल लूँ, जैसे मान लो मेरे पास है HIN ही, अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो ये किस तरह से ये डिसोशिएट होगा, इस तरह से H प्लस में और साथ में इंडिकेटर आयन में। इसको इंडिकेटर बोल रहा हूँ और इसको मैं इंडिकेटर आयन बोल रहा हूँ ना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी। अब जैसे मान लो इन दोनों के बीच में एक साम्य अवस्था है, इक्विलिब्रियम है, तो इन दोनों का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं किस तरह से लिखूंगा, है ना, के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन क्या कहते हैं, के, लेकिन ये मैं लिख रहा हूँ इंडिकेटर के लिए, तो मैं यहाँ पे एक इसको के आई एन से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। और इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो, कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब अपन लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, उत्पादों की सांद्रता, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, अभिकारकों की सांद्रता। कोई भी जो इंडिकेटर कांस्टेंट लिखा जाता है वो इसी तरह, इंडिकेटर क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब लिखा जाता है तो इसी तरह से लिखा जा सकता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, A प्लस बी, ठीक है, और C प्लस डी के बीच में जब साम्य अवस्था होती है तो इसका साम्य अवस्था स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पादों की सांद्रता, है ना, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस तरह से अपन लिखते हैं, ठीक है। और जबकि ये इंडिकेटर कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे आई एन यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने इंडिकेटर कांस्टेंट यहाँ पे लिखा और इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे के आई एन क्या है, के आई एन क्या है, के आई एन को हम कहते हैं इंडिकेटर कांस्टेंट, इंडिकेटर कांस्टेंट, सूचक नियतांक, सूचक नियतांक, ठीक है। इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्यावस्था स्थिरांक भी तो इसको कह सकते हैं, साम्यावस्था नियतांक या स्थिरांक, है ना, ठीक है, दोनों ही हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इंडिकेटर रेंज की अगर बात करें, है ना, इक्वेशन नंबर अगर अपन 1 को अगर ठीक से देखें, इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा यहां लिख रहा हूं मैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, है ना। तो यहां से ये जो स्टेप है, यहाँ पे मुझे कंसंट्रेशन दिख रही है H प्लस आयंस की, ठीक है। और जहां पर भी H प्लस आयन होते हैं उस इक्वेशन को अपन रिलेट कर सकते हैं पीएच से, क्योंकि पीएच क्या है ना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन, है ना। H प्लस आयनों का ऋणात्मक जो लघु गुणक होता है वही पीएच होता है। तो जहां पर H प्लस आयन है उसको अपन उसकी पीएच भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से अगर मैं H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन को अगर मैं अलग करूं यहाँ से, तो किस तरह से, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। ये K और ये कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर आयंस, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इससे मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, इससे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ पीएच, है ना। अगर मैं इसका माइनस लोग अगर मैं लेता हूँ, माइनस लोग, है ना, अगर इस इक्वेशन का मैं लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से पीएच मुझे यहाँ से मिल सकता है। और पीएच अगर मुझे यहाँ से मिल सकता है तो मैं यहाँ से पीएच रेंज भी निकाल सकता हूँ, है ना, पीएच की परास,
ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था कि एक इंडिकेटर्स की एक स्पेसिफिक रेंज होती है और वो रेंज अपन कहाँ से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका लॉग लेने के बाद ये जो इक्वेशन है मैं लास्ट में जरूर आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को अगर अपन ध्यान से देखें, है ना, तो मुझे क्या पता चलता है कि ये जो H प्लस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंडिकेटर आयंस की कंसंट्रेशन के। ठीक है, ये जो H प्लस आयन है ये किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ लिख दूं मैं इसको कि ये जो H प्लस आयन है ये किसके प्रोपोर्शनल है, इंडिकेटर आयन, इंडिकेटर की कंसंट्रेशन के। ठीक है, दूसरा H प्लस और ये जो इंडिकेटर आयन है, H प्लस और ये इंडिकेटर आयन है, इनके बीच में अगर अपन रिलेशन देखें तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन अपने को दिख रहा है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती जो संबंध है इनके बीच में अपने को दिख रहा है, आराम से दिख रहा है ना, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो H प्लस आयन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है किसके, इंडिकेटर आयंस की कंसंट्रेशन के, और समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है किसके, इंडिकेटर की कंसंट्रेशन के, एच आई एन की कंसंट्रेशन के समानुपाती, और आई एन माइनस यानी इंडिकेटर आयन की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती ये है। ठीक है, अब यहां से मुझे एक रीजनिंग पता चल रही है कि अगर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो HIN जो है, इंडिकेटर जो है, इसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी, है ना। अभी केवल आप इतना देखें, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर H प्लस आयन जो है अगर इनकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है ना, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, एक ज्यादा दूसरा कम। ठीक है, अगर H प्लस कम है तो ये ज्यादा होगा, तो क्या होगा, तो जो इंडिकेटर आयन है इसकी सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां से ये रिलेशन हमको मालूम चल गया, इतना समझ में आया। अब इसमें अपन थोड़ा आगे मूव करते हैं ना, इक्वेशन से अच्छे से एक बार दोबारा से अगर अपन इसको देखेंगे तो ये जो पूरा जो है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा आगे यूज में लूंगा, ये जो रीजनिंग है इसको मैं आगे यूज में लूंगा, किस तरह से, देखो ये मेरे पास एक टाइट्रेशन का सेटअप है ना, और ये जो है ये ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट है, और ये कॉनिकल फ्लास्क है। ब्यूरेट में मैं एक एसिड बेस टाइट्रेशन का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ अनुमापन का, है ना, और मैंने इसमें भरा हुआ है NaOH जो कि क्या है, बेस है, क्षार है। और यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ एसिड, एसिड कौन सा, HCl मान लो, है ना, सिंपलेस्ट एसिड HCl मैंने यहाँ पे ले लिया, और साथ में मैंने यहाँ पे मिलाया इंडिकेटर, सूचक, है ना, जो नॉर्मली हम फिनोफ्थेलिन यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया। इंडिकेटर मैं यहाँ पे यूज में ले रहा हूँ, और ये जो इंडिकेटर है, ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को जो इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ HIN, और ये जब डिसोशिएट होता है तो ये इस तरह से डिसोशिएट होता है, H प्लस और इंडिकेटर्स आयन के बीच। ठीक है, समझ में आया। देखो ये जो इंडिकेटर है और ये जो इंडिकेटर आयन है, इन दोनों के बीच में स्थापित है इक्विलिब्रियम स्टेट, इन दोनों के बीच में है इक्विलिब्रियम, साम्यावस्थापन कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है ना। और ये जो दोनों रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन कौन सी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, है ना, अग्र दिशा में और पश्चिम दिशा में। ये अग्र दिशा में और ये पश्चिम दिशा में ये जो रिएक्शन है ये बिना बेरोक टोक से ये चल रही है ना। दोनों रिएक्शन अपने अच्छे से ये हो रही है, जब तक इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, जब तक कि साम्यावस्था को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, तब तक कि ऐसे ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन होती रहेगी। ठीक है, डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है ना, डिस्टर्ब कर सकते हैं कंसंट्रेशन, सांद्रता चेंज करके,
है ना, प्रेशर दाब को चेंज करके, टेम्परेचर तापमान को चेंज करके, ये जो कुछ कंडीशंस होती है, फिजिकल कंडीशन होती है, इनको चेंज करके इनके साम्यावस्था को डिस्टर्ब किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं किस तरह से करूंगा वो अपन देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे टाइट्रेशन से पहले यहाँ पे क्या आता, HCl। HCl यानी कि यहाँ पे क्या है, H प्लस आयन। क्या है, H प्लस आयन। और इसमें मैंने मिलाया इंडिकेटर, इसमें मैंने मिलाया इंडिकेटर। जैसे ही मैं इंडिकेटर मिलाऊंगा तो ये स्टेट यहाँ एग्जिस्ट करेगी, इक्विलिब्रियम, है ना। लेकिन लेकिन क्या है, इसमें पहले से H प्लस आयन प्रेजेंट है, पहले से इसमें H प्लस आयन प्रेजेंट है, और इस इक्विलिब्रियम, ये जो इक्वेशन है इसमें भी क्या है, H प्लस आयन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अचानक से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, एक तो यहाँ से और दूसरा यहाँ से। दोनों H प्लस आयन जब मिल जाएंगे तो यहाँ से हमने क्या कहा कि H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या हुई, बढ़ गई। बढ़ने से क्या हुआ, बढ़ने से ये हुआ कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, अब इनकी मात्रा बढ़ गई, तो ये जो है ये किधर जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में ये रिएक्शन होने लग जाएगी। ठीक है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से ये जो साम्यावस्था है ये डिस्टर्ब हो गई, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होने से अब ये जो साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। पश्चिम दिशा में ये जो साम्यावस्था है वो खिसक जाएगी। ठीक है, और पश्चिम दिशा में खिसकने से क्या हुआ, देखो क्या हुआ, अगर रिएक्शन अगर इस डायरेक्शन में होती है, H प्लस और इंडिकेटर आयन मिलके H आयन का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। किसकी, इसकी। अनआयनित जो अवस्था है ना, अनआयनित जो मॉलिक्यूल है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, इसकी सांद्रता बढ़ गई। इस स्टेट में क्या होगा, देखो ये जो है ये क्या है, ये है अनआयनाइज्ड, अनआयनित, ये अनआयनित है। और ये क्या है, आयनित, है ना, आयनाइज्ड। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो है ये कलरलेस होता है, और ये जो है ये होता है पिंक, गुलाबी कलर का। ठीक है, कंडीशन मैंने आपको समझा दी, है ना। टाइट्रेशन से पहले H प्लस है, और H प्लस के बढ़ने से ये जो रिएक्शन है इस तरफ शिफ्ट होगी, तो ये दोनों कंबाइंड होके किसका फॉर्मेशन करेंगे, HIN का, है ना। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या हुआ कि HIN इंडिकेटर जो है इसकी कंसंट्रेशन हाई है ना, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, उच्च। तो इस कंडीशन में जो कलर होगा वो क्या होगा, कलरलेस, कलरलेस होगा। ठीक है, ठीक है, और अगर किसी तरह अगर इंडिकेटर आयंस की जो कंसंट्रेशन अगर वो बढ़ जाए, ठीक है, इंडिकेटर आयंस की जो कंसंट्रेशन वो बढ़ जाए, तो कलर कैसा आएगा, पिंक कलर ना। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में H प्लस ज्यादा होने से ये ज्यादा होगा, है ना, तो कलर कैसा रहता है, कलरलेस, रंगहीन रहता है, कोई कलर नहीं आता। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अपन इसमें बेस ऐड करेंगे, जैसे जैसे अपन इसमें NaOH ऐड करेंगे, तो कुछ देर बाद जब टाइट्रेशन एंड हो जाती है, तो एंड पॉइंट पे कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। किस वजह से, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, इंडिकेटर आयन की IN माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, इसलिए इसका कलर पिंक हो जाता है। इसको दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो है, इसका जो सेकंड पार्ट है उस पर मूव करते हैं। वही सब चीजें हैं, NaOH और यहाँ पे HCl प्लस इंडिकेटर है। ठीक है, HCl प्लस और इंडिकेटर यहाँ पे है, समझ में आया। अब जैसे जैसे अपन इसमें बेस ऐड करेंगे, NaOH जब मैं इसमें ऐड करूंगा, है ना, तो NaOH के ऐड करने से क्या होगा, H प्लस पहले से यहाँ पे थे, और NaOH से यहाँ पे आए हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन और जो OH माइनस आयन है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर। ठीक है, वाटर के बनने से H प्लस आयन तो कम हो रहे हैं ना, क्योंकि H प्लस जो है वो OH माइनस से रिएक्शन करके वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो H प्लस आयन की सांद्रता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। कंसंट्रेशन ऑफ
H प्लस डिक्रीजेस, है ना, H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, कम होने से क्या हुआ, कम होने से क्या हुआ, ये जो हमारा जो इक्विलिब्रियम था H प्लस और इंडिकेटर आयंस के बीच में, है ना, H प्लस आयन के बढ़ने से ये बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा था, तो H प्लस आयन के कम होने से ये क्या होगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, है ना, साम्यावस्था, साम्यावस्था अग्र दिशा में स्थापित होती है, साम्यावस्था अग्र दिशा में स्थापित हो जाती है ना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का क्या मतलब है, रिएक्शन जब इस तरफ जाएगी तो यहाँ पे क्या है, देखो इंडिकेटर आयंस है, तो यानी कि इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से क्या हुआ, इंडिकेटर जो आयन है आई एन माइनस से इनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर आयंस इंक्रीज की सांद्रता में वृद्धि होती है, और सांद्रता में वृद्धि होने से क्या मतलब हुआ, कलर कैसा आएगा, पिंक। एक कंडीशन आएगी जब ये इतने ज्यादा हो जाएंगे कि ये जो कलर है ये कैसा हो जाएगा, पिंक। ठीक है, ये जो चीज है मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी, दोबारा से देखो, मैंने क्या कहा था कि अगर H प्लस अगर ज्यादा है, जो कि स्टार्टिंग की कंडीशन है, स्टार्टिंग में H प्लस ज्यादा थे तो H आई एन ज्यादा था, जैसे जैसे H प्लस कम हुए वैसे वैसे इंडिकेटर आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, है ना। तो यहाँ पे भी मैंने वही बात बताई है जो मैंने आगे बताई है। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा और आगे मूव करता हूँ, और थोड़ा सा अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें अपन एक बार देख लेते हैं कि कलर तो आ रहा है, टाइट्रेशन में कलर तो आ रहा है ना। आपने देखा होगा कि कई बार जो अपन टाइट्रेशन करते हैं तो एक एक बूंद जब NaOH अपन इसमें ऐड करते हैं, एक एक बूंद जब NaOH अपन इसमें ऐड करते हैं तो कई बार पिंक कलर आता है गायब होता रहता है, पिंक कलर आता है गायब होता रहता है। एक टाइम ऐसा आता है जब टाइट्रेशन एंड हो जाती है तो बिल्कुल, है ना, लाइट पिंक कलर आता है, लाइट पिंक कलर, है ना, हल्का पिंक कलर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर और ज्यादा अगर अपन गलती से थोड़ा सा NaOH अगर और ऐड कर देते तो फिर वो क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है ना, वो डार्क पिंक हो गया। ठीक है, लाइट और डार्क में क्या, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि लाइट से डार्क में जब अपन जा रहे हैं, है ना, ठीक है, हल्के रंग से अपन जब गहरे रंग की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है, रंग की तीव्रता, रंग की तीव्रता, है ना, इंटेंसिटी ऑफ कलर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी से मेरा मतलब है पहले कलर लाइट है या फिर बाद में डार्क हो गया, तो ये जो लाइट डार्क, ये जो कलर के बीच का ये जो गैप है ना, थोड़ा 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 थोड़ा, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी का बढ़ना, कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है, रंग की तीव्रता बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो रंग की जो तीव्रता है ना, ये किस पे डिपेंड करती है भाई, है ना, किस पे डिपेंड करती है कि जैसे वापस से अगर समझे तो पहले अगर ये लाइट पिंक आ रहा था और बाद में अगर ये डार्क पिंक आ रहा है तो किस पे डिपेंड किया, डार्क पिंक क्यों आया, एक्स्ट्रा NaOH के ऐड करने पे, एक्स्ट्रा NaOH जब मैं इसमें ऐड किया तब जाके ये डार्क आया। और एक्स्ट्रा NaOH के ऐड करने से हुआ क्या एक्चुअली, हुआ तो यही ना कि इंडिकेटर जो आयन है उनकी सांद्रता बढ़ गई। NaOH ऐड करने से मेरा मतलब क्या हुआ कि इनकी सांद्रता बढ़ गई, है ना, तो इनकी सांद्रता बढ़ने से ये जो कलर है वो डार्क हुआ है। ठीक है, तो जो रंग की जो तीव्रता है वो विलयन में आयनित और अनायनित जो स्पीसीज है उनकी सांद्रता पे निर्भर करती है। मैंने बताया पिछले एग्जाम अभी कि इंडिकेटर आयन की सांद्रता बढ़ने से कलर डार्क हुआ, यानी कि जो इंटेंसिटी है कलर की वो किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन पे, है ना, वो भी किसकी, या तो इसकी या फिर इसकी। ठीक है, कलर इंटेंसिटी डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड स्पीसीज पे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट जो है वो अपन देखते हैं ना। ठीक है, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में HPH भी है
और पीएच माइनस भी है, दोनों ही है ना। तो कलर किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से या फिर इसकी वजह से? सीधी सी बात है कि जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी, कलर उसकी वजह से आएगा। ठीक है, मान लो सांद्रता इसकी थोड़ी सी ज्यादा है तो जरूरी नहीं कि इसकी वजह से कलर आए, है ना। या फिर मान लो सांद्रता इसकी ज्यादा है, थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी ज्यादा है तो जरूरी नहीं पिंक कलर आ जाएगा। ठीक है, पिंक कलर का आना या नहीं आना ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारी आंखों पे। ठीक है, हमें तो वो तब विजिबल होगा ना, हमें कैसे पता चलेगा कि कलर आ गया, जब हमारी आंखों को दिखेगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब है कि कोई भी जो कलर है वो विलयन में उपस्थित आयनित और अनआयनित जो स्पीसीज है, ठीक है, उनकी आपेक्षिक सांद्रता पर निर्भर करता है, रिलेटिव अमाउंट कितना है उनका, उनका रिलेटिव अमाउंट कितना है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे जैसे मान लो कि वही एग्जांपल अगर मैं वापस लूं, HPH और जो पीएच माइनस है, इन दोनों का एग्जांपल अगर मैं वापस लूं, है ना, अगर पीएच माइनस जो है इसकी कंसंट्रेशन 2 गुना है किससे, HPH से। ठीक है, तो ये जो कलर पिंक कलर जो आएगा वो हमारी आंखों को विजिबल नहीं होगा, या फिर ये इतना लाइट होगा कि हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि कलर जो चेंज है वो धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे कलर चेंज होता है, और हमारी आंखों को वो तब विजिबल होता है जब एक स्पीसीज जो है वो दूसरी स्पीसीज से 10 गुना हो। कितने गुना होने चाहिए, 10 टाइम्स ग्रेटर होनी चाहिए दूसरी स्पीसीज से। यानी कि जब पीएच आयंस जो है ना, फिनोल्फ्थालीन जो आयन है, अगर वो जब 10 गुना होंगे किससे, एचपीएच आयन से, एचपीएच से, इंडिकेटर से, तब जाके पिंक कलर हमारी आंखों को विजिबल होगा। ठीक है, समझ में आया। तो अनुमापन के दौरान जो रंग परिवर्तन होता है, कलर चेंज होता है, वो धीरे धीरे होता है ना। तो कोई भी जो कलर है वो अपने को स्पष्ट तभी दिखाई देता है जब वो दूसरी स्पीसीज से 10 गुना अधिक हो, है ना, 10 गुना अधिक होना चाहिए, तब जाके हमें वो कलर शो होता है। कई बार हमें होता है टाइट्रेशन के दौरान ऐसा लगता है कि कलर चेंज भी हो रहा है, और है ना, और हम उसको पहचान नहीं पाते, हमें पता ही नहीं चल रहा होता है कि कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो स्पष्ट जो कलर है ना, जो स्पष्ट जो कलर है वो अपने को तभी शो होगा जब एक स्पीसीज की जो कंसंट्रेशन है वो 10 गुना या उससे अधिक हो जाएगी, तब हमें स्पष्ट दिख जाएगा कि हाँ अब कलर चेंज हुआ है ना। ये कुछ एक्सपीरियंस है जो आपको भी टाइट्रेशन के दौरान हुए होंगे, कि कई बार हमें लैब में ये प्रॉब्लम आती है कि कई बार हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। वो बिल्कुल हल्का सा होता है, हमें लगता है पहले वाला है, या फिर ये लगता है कि कलर चेंज हुआ है। तो इस कंफ्यूजन ये जो रहती है ना, वो इस वजह से रहती है कि इन दोनों की कंसंट्रेशन लगभग इक्वल होती है, या तो एक की थोड़ी सी ज्यादा है, एक की थोड़ी सी कम है ना। तो स्पष्ट जो कलर है वो तभी दिखाई देगा जब दूसरे की कंसंट्रेशन क्या हो, 10 गुना हो, है ना। इस चीज को अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे मान लो इंडिकेटर जो आयन है, इंडिकेटर आयंस है, इसकी कंसंट्रेशन और जो इंडिकेटर है, इनकी कंसंट्रेशन का अगर मैं अनुपात लिखूं, इनकी कंसंट्रेशन का अगर मैं रेशियो लिखूं, तो मान लो अगर ये रेशियो 1/10 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये 10 गुना है, इंडिकेटर है वो क्या है, 10 गुना है। और इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि इंडिकेटर जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है किससे, इंडिकेटर आयन से, और वो भी कितनी, 10 गुना। रेशियो से पता चल रहा है, अनुपात से पता चल रहा है। तो अब जो कलर होगा, अब जो कलर होगा वो किसकी वजह से होगा, कलर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, शॉन बिकॉज ऑफ इंडिकेटर, इसकी वजह से कलर आएगा। ठीक है, अब वो कैसा भी हो, चाहे येलो हो या फिर कलरलेस हो, इसकी वजह से आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे मान लो अगर यही रेशियो, है ना, ये हो जाए 10/1 हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, इंडिकेटर जो आयन है इसकी सांद्रता 10 गुना हो गई है ना, इस अनुपात से पता चल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या है,
कलर जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इनकी वजह से, है ना। कलर ऑफ सॉल्यूशन शॉन बिकॉज ऑफ इंडिकेटर आयंस, है ना। इंडिकेटर आयन की वजह से विलयन का रंग प्रदर्शित होता है, ठीक है। हाँ, जैसे फिनोफ्थेलिन या फिर मिथाइल ऑरेंज, कोई सा भी अपन एग्जांपल ले तो दोनों में यही पीएच रेंज की अगर मैं बात करूं, है ना, पीएच रेंज फॉर इंडिकेटर इज डिटरमाइंड बाय, है ना, जो पीएच की जो परास है उसका निर्धारण अपन किससे करेंगे, पीएच की परास का निर्धारण, ठीक है। मैंने इक्वेशन दो आपको बताया था, इक्वेशन जो दो है वो क्या है कि H प्लस जो है, H प्लस आयन जो है वो क्या है, उसकी कंसंट्रेशन को अपन कैसे लिखते हैं, ठीक है, इंडिकेटर कांस्टेंट और इसके मल्टीपल में है एच आई एन, यानी कि इंडिकेटर की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इंडिकेटर आयंस की कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन है हमारे पास, है ना। इसका अगर मैं लोग लूँ, है ना, तो लोग माइनस लोग लेने के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, पीएच में। और इसको भी अपन किस तरह से लिख सकते हैं, ये आप करके देख सकते हैं ना, ठीक है। ठीक है, ये ऊपर आएगा ना, ठीक है, ये ऊपर लिखा है मैंने, ऐसे मत समझना कि मैंने गलत लिख दिया है ना। लॉग लेने के दौरान ये जो है कंसंट्रेशन, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस आएगा लॉग से पहले, इस वजह से, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे सकता हूँ नाम, है ना। इक्वेशन नंबर 3 ये है, और इस इक्वेशन से अपन पीएच रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, इनको चेंज करते हुए कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो एक रेंज अपने को मिलेगी, ठीक है। और इससे अपन पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी जो पढ़ाया ये कंप्लीट जो है ये ओस्टवाल्ड थ्योरी है इंडिकेटर्स के लिए। और इसके बाद जब अपन पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे क्यूनोनॉइड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स, है ना, इंडिकेटर सूचकों का क्यूनोनॉइड सिद्धांत, ठीक है।